पर जब इंडिया का मैच होता है तो हर घर की टीवी से एक ही आवाज आती है. It's like that right now. हाँ, now it's going live. It's going live now. So here we go. Yes, there we are. Do we read the stories together with the narrator or just? Please everybody go on mute. Now we are live on Facebook. So now it's going live now. Yeah. Hi everyone. So आज की शाम आप सबका स्वागत है और थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए. हमारे साथ आज हैं पुनर्वसु, पलाश, विजेंद्र, आशीष, अनुकृति और महुआ. एज एंड व्हेन ये लोग पढ़ेंगे मैं इनका परिचय देती जाऊंगी. अब ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट. तो आज कवि गुरु का बर्थडे है, जन्मदिन है. तो आज इस ये वीकेंड जो है ये उनके नाम की डेडिकेटेड है. आज हम हिंदी और अंग्रेजी कहानियां पढ़ेंगे अनुवादित बांग्ला से, और कल बांग्ला कहानियां पढ़ी जाएंगी और परसों कविताएं होंगी बांग्ला में और अंग्रेजी में. तो लाइनअप है और इसके पोस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन पढ़ने वाले हैं कल और परसों भी. तो कवि गुरु के बारे में कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उनको. उन्होंने किस्से, कहानियां, कविता, नाटक, गीत, क्या कुछ नहीं लिखा, क्या कुछ नहीं किया, पेंटिंग्स की, यात्राएं की, और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी जमींदारी, जो उनके पिता का हुक्म था, उनको अपनी जमींदारी की देख रेख करनी होती थी, उन सबको करने के साथ साथ और कई बार उन सबको करने के बाद जो उनको समय मिलता था उसमें वो ये सब करते थे. जबकि मुझे लगता है कि उन्होंने जितना लिखा है और जितना काम किया है, एक आदमी के अपने जीवन काल में उन सबको एक्सप्लोर करना ही संभव नहीं है जितना उन्होंने सिर्फ काम किया है, और वो भी अपने बचे कुचे समय में. तो खैर मेरे ख्याल से हमारे युग पुरुष कहा जा सकता है उनको. और मैं शादी के बाद मैंने और ज्यादा डीपली जाना है उनको, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू रियली एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ बंगाल. बड़ी हुई वहां पे, लेकिन रविन्द्रनाथ को उतने गहराई से मैंने कभी जाना नहीं. खैर ज्यादा समय नहीं लेकर हम शुरुआत करते हैं पुनर्वसु से. पुनर्वसु मूलतः इलाहाबाद से हैं. हाँ, मैं इलाहाबाद ही कहूंगी, मुझे वही नाम पसंद है. और पुनर्वसु इलाहाबाद से हैं और लिखते हैं, निर्देशक हैं. इन्होंने नाटकों का निर्देशन किया है, और कैकेयी पे एक बहुत सुंदर नाटक मैंने देखा है इनका, जिसका नाम इन्होंने रखा है के. उसको समकालीन परिप्रेक्ष्य से देखते हुए. और इसके अलावा यू शेप की गली, आई थिंक दैट वाज द अदर प्ले दैट यू हैड रिटन एंड डायरेक्टेड, राइट पुनर्वसु? या मोना, यू डायरेक्टेड दैट. और पुनर्वसु इसके अलावा कविताएं भी लिखते हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं. मुझे थोड़ा बोलने इस बात को संकोच हो रहा है कि बम्बई में बहुत 23 सालों से रहने के बाद बहुत कम लोग मिले. उनमें से पुनर्वसु एक हैं जिनकी हिंदी मेरे बचपन वाली हिंदी. तो पुनर्वसु, तुमसे मुझसे मिलने का बहुत धन्यवाद. तुम मुझसे उम्र में छोटे हो लेकिन बड़े प्यारे मित्र हो. वो शेर है मीना जी कि जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, परास का है कि जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे. क्या बात है, क्या बात.
तो चलिए यात्रा शुरू की जाए आज शाम की। पुनर्वसु पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ की कहानी दुल्हन। इसकी मूल कहानी गड़बड़ हो गई है, मैंने पता नहीं कि इसका नाम क्या होगा, बट आई थिंक वी विल फाइंड आउट ऑन द वे। So over to Punarvasu, I'll go mute. मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले मतलब मैं जब छोटा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये किताब थी जिसको मतलब मैंने खरीदा था, तो उसमें कई सारे कोट्स थे। तो मैं मतलब टीनेजर था उस समय, और जो तब फेसबुक शुरू ही हुआ था और हम लोग कुछ कुछ स्टेटस अपडेट करते थे। तो मुझे वो स्टेटस आज भी याद है कि आई कैन नॉट चूज द बेस्ट चूजेस मी। तो ये उनका कोट था। तो उनकी कहानी है दुल्हन। तो इससे शुरू करते हैं बिना कोई भूमिका बनाए। बहुत पुरानी बात है। बचपन में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें नीचे के दर्जे में पंडित शिवनाथ से हम लोग पहाड़ा पढ़ा करते थे। उनकी दाढ़ी मूछें सफाचट, सिर के बाल जड़ तक छटे हुए और उस पर छोटी सी चोटी शोभा पाया करती थी। उन्हें देखते ही लड़कों की जान सूख जाती। प्राणियों में अक्सर ये बात देखने में आती है कि जिनके डंक हैं उनके दांत नहीं होते, पर हमारे पंडित जी में दोनों बातें एक साथ मौजूद थी। एक ओर उनके थप्पड़ घूसे हम पौधों पर ओले की तरह बरसते, तो दूसरी ओर सख्त वचन सुनकर सबको छठी की याद आ जाती। पंडित जी को इस बात का बड़ा अफसोस था कि गुरु शिष्य का संबंध अब पुराने जमाने जैसा नहीं रहा। विद्यार्थी अब देवता के समान गुरु की भक्ति नहीं करते। इस तरह अपना अफसोस जाहिर करके वे अपनी अपेक्षित देव महिमा को बालकों के सर पर जोरों से पटक दिया करते और कभी कभी गहरा हुंकार भनते, किंतु उसके भीतर इतनी ओछी बातें मिली रहती कि उसे देवता के वज्र की आवाज का दूसरा रूप समझ लेने का भ्रम किसी को नहीं होता। खैर, कुछ भी हो, हमारे स्कूल का कोई भी लड़का इस तीसरे दर्जे के दूसरे विभाग के देवता को इंद्र, चंद्र, वरुण अथवा कार्तिक न समझता था। सिर्फ एक ही देवता के साथ उनकी तुलना होती, जिसका कि नाम यमराज है। और इतने दिनों बाद अब तो ये मानने में कोई दोष ही नहीं और ना डर है कि हम लोग मन ही मन चाहते थे कि उक्त देवालय जाने में अब वे ज्यादा देर ना करें तो अच्छा है। पर इतना तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि नर देवता के समान दूसरी बला नहीं। देवलोक में रहने वाले देवता बखेड़ा नहीं करते। पेड़ से दो एक फूल तोड़कर चढ़ा लेने से वे खुश हो जाते हैं, और ना दो तो तकाजा नहीं करते। किंतु हमारे पंडित देवता बहुत अधिक की आशा रखते थे, और हमसे जरा भी गलती हो जाती तो वे लाल लाल आंखें निकालकर मारने दौड़ते थे। उस समय वे किसी भी तरफ से देवता जैसे नहीं दिखाई देते थे। लड़कों को तकलीफ देने के लिए हमारे शिवनाथ पंडित के पास एक हथियार था, जो सुनने में मामूली किंतु वास्तव में बहुत खतरनाक था। वे लड़कों को नए नए नाम रखा करते। नाम यद्यपि शब्द के सिवा और कुछ भी नहीं। नाम यद्यपि शब्द के सिवा और कुछ भी नहीं, पर आदमी जो अपने से अपने नाम को ज्यादा चाहता है। अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोग क्या क्या कष्ट नहीं सहा करते। यहाँ तक कि नाम की रक्षा के लिए लोग मरने से भी नहीं हिचकिचाते। नाम पर मर मिटने वाले मानव के नाम को बिगाड़ देना उसकी जान से भी प्यारी जगह पर चोट पहुंचाना है। और तो क्या, जिसका नाम भूतनाथ है उसे अगर नलिनी कांत कहा जाए तो उसके लिए भी ये बर्दाश्त के बाहर है। इससे एक खास तत्व की जानकारी होती है, वो ये कि आदमी चीज की अपेक्षा नाचीज को ज्यादा कीमती समझा जाता है। यानी सोने चांदी की अपेक्षा बात को, प्राणों की अपेक्षा मान को, अपने नाम को अपने से बड़ा मानता है। मानव स्वभाव के अंदरूनी इस गूढ़ नियम के बस में होकर पंडित जी ने जब शशि शेर का नाम छछूंदर रख दिया, तब वो बेचारा बहुत ही दुखी हुआ। खासकर इसलिए उसके मन का दर्द और भी बढ़ गया कि वैसे नामकरण की वजह से उसके चेहरे पर खास तौर से गौर किया जाता था। फिर भी बहुत ही शांत भाव से सब सहते हुए उसे चुपचाप बैठा रहना पड़ा। पंडित जी ने आशुतोष का नाम दुल्हन रखा था, और इस नाम के साथ थोड़ा सा इतिहास भी। आसु
यहाँ पे आंसू ही लिखा है, आशु ने। आंसू अपने दर्जे में बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का था। वो हमेशा चुप रहता, लड़ना झगड़ना तो उसकी जन्म पत्री में ही नहीं लिखा था। बड़ा झेंपू था, उम्र में भी शायद वो सबसे छोटा था। सभी बातें सुनकर मुस्कुरा देता, किंतु पढ़ता खूब था। स्कूल के बहुत से लड़के उसके साथ मित्रता करने को उत्सुक थे, पर वो किसी के साथ न खेलता था। छुट्टी होते ही तुरंत तुरंत घर चला जाता। दोपहर को 1 बजे के करीब उसके घर की मेहरी एक दोने में कुछ मिठाई और छोटे से गिलास में पानी लेकर आया करती। आंसू को इसके लिए बड़ी शर्म मालूम होती। वो सोचता कि मेहरी किसी तरह घर लौट जाए तो वो जी जाए। वो नहीं चाहता था कि इस बात को कोई जाने कि स्कूल के छात्र के अलावा वो और कुछ भी है। मानो उसके लिए ये बहुत ही छिपाने की बात थी कि वो घर का कोई है, अपने माँ बाप का लड़का, भाई बहनों का भाई। इस विषय में हमेशा उसकी यही कोशिश रहती कि कोई लड़का उसकी कोई भी बात जान न ले। पढ़ने लिखने में उसकी कोई गलती ना होती। सिर्फ किसी किसी रोज स्कूल आने में जरा कुछ देर हो जाया करती तो शिवनाथ पंडित उससे कारण पूछते तो वो उसका कोई सही उत्तर ना दे सकता। इसके लिए कभी कभी उसे बड़ी फटकार सहनी पड़ती। पंडित जी उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची करके दालान की सीढ़ियों पर खड़ा कर कर देते और चारों दर्जों के लड़के उसे झेंपू लड़के को उस हालत में देखा करते। तो एक दिन ग्रहण की छुट्टी थी। उसके दूसरे दिन स्कूल में चौकी पर बैठे हुए पंडित जी ने देखा कि एक स्लेट और स्याही लगे बस्ते में पढ़ने की किताबें लपेटे हुए और दोनों की अपेक्षा बहुत सिकुड़े भाव से आंसू क्लास में घुस पड़ा है। शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा दुल्हन आ गई क्या? पढ़ाई खत्म होने पर छुट्टी होने के पहले उन्होंने सब लड़कों को संबोधन करके कहा, अरे सुनो, सब लोग सुनो। पृथ्वी की समूची मध्याकर्षण शक्ति जोरों से बालक को नीचे की ओर खींचने लगी। फिर भी छोटा सा आंसू अपनी बेंच पर धोती का एक छोर और दोनों पैर लटकाए हुए सब लड़कों का लक्ष्य स्थल बना बैठा रहा। अब तक तो आंसू की काफी उम्र हो चुकी होगी और उसके जीवन में बहुत सी भारी भारी सुख दुख और शर्म के दिन भी आए होंगे, किंतु उस दिन के मासूम दिल के इतिहास के साथ और किसी दिन की तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि बात बहुत छोटी सी है और 2 शब्दों में खत्म हो जाती है, फिर भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उसमें एक रहस्य है। आंसू की एक छोटी बहन थी, उसके बराबर की कोई साथिन या बहन न थी, इसलिए वो आंसू के साथ ही खेला करती। लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ गेट वाला आंसू का मकान है। सामने गाड़ी ठहरने के लिए बरामदा है। उस दिन खूब वर्षा हो रही थी। जूते हाथ में लिए सिर पर छतरी ताने 2-4 आदमी सामने से आ जा रहे थे। उन्हें किसी भी तरफ ताकने की फुर्सत न थी। बादलों के उस अंधेरे में, वर्षा के झमझम शब्द में, तमाम दिन की छुट्टी में गाड़ी बरामदे के नीचे की ओर सीढ़ियों पर बैठा आंसू अपनी बहन के साथ खेल रहा था। उस दिन उनके गुड्डा गुड़ियों का ब्याह था। उसी की तैयारी के बारे में आंसू बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बहन को उपदेश दे रहा था। अब सवाल उठा कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बालिका चट से दौड़ गई और सामने खड़े एक आदमी से पूछने लगी, क्यों जी, तुम हम लोगों के पुरोहित बनोगे? आंसू ने पीछे मुंह फेर कर देखा कि शिवनाथ पंडित अपनी भीजी छतरी समेटे पानी से तरबतर बरामदे में खड़े हैं। रास्ते से जा रहे थे, वर्षा ज्यादा होने लगी तो यहाँ ठहर गए। बालिका उनसे पुरोहित बनने के लिए आग्रह कर रही है। पंडित जी को देखते ही आंसू अपने खेल और बहन दोनों को छोड़ छाड़ एक दौड़ में मकान के अंदर भाग गया। उसका छुट्टी का दिन बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया। दूसरे दिन शिवनाथ पंडित ने जब सूखी हंसी के साथ भूमिका के रूप में इस घटना का उल्लेख करके आंसू का नाम दुल्हन रख दिया, तब उसने पहले जैसे सभी बातों पे मुस्कुरा देता था, वैसे ही मुस्कुराकर अपने चारों तरफ की हंसी में शामिल होने की कोशिश की। इतने में घंटा बज गया। सब दर्जों के लड़के बाहर चले गए और एक कोने में थोड़ी सी मिठाई और चमकते हुए फूल के ग्लास में पानी ले हुए मेहरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उस समय हंसते हंसते उसका मुंह और कान सुर्ख हो उठे। दर्द में डूबे हुए माथे की नसें फूल उठी। तेजी से निकलते हुए आंसू रोके ना गए। पंडित जी आराम घर में जलपान करके निश्चिंत मन से हुक्का पीने लगे।
लड़के बड़े आनंद से आंसू को घेर कर दुल्हन दुल्हन कहकर हल्ला मचाने लगे। छुट्टी का दिन का अपनी छोटी बहन के साथ खेला हुआ वो खेल आंसू की नजर में अपने जीवन का एक सबसे बढ़कर शर्म से भरा भ्रम मालूम होने लगा। उसे विश्वास ही ना हुआ कि दुनिया के आदमी कभी भी उस दिन की बात को भूल ना पाएंगे। मुझे ये कहानी इसलिए बहुत अच्छी लगी, मतलब इस कहानी में जो हम लोग आज भी जैसे अगर लड़के मतलब गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं तो उन्हें मतलब ऐसा समझा जाता है कि यार ये तो लड़कियों का खेल है, या डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि ये लड़कों का है, ये लड़कियों का। तो ये कहानी मैंने गिन्नी के नाम से पढ़ी थी। गिन्नी है, इस कहानी का नाम गिन्नी है। okay. गिन्नी है। तो गिन्नी के नाम से पढ़ी थी, और बांग्ला में भी इसका नाम गिन्नी है। मैंने अभी गिन्नी थोड़ा सा चेक किया तो इसका नाम गिन्नी है। लेकिन बहुत अच्छा चुनाव था पुनर्वसु, थैंक यू। आगे बढ़े जी बिल्कुल। तो महुआ की तरफ चलते हैं। महुआ अंग्रेजी में कहानी पढ़ेंगी। महुआ चक्रवर्ती इज फूड ब्लॉगर। मतलब वो जो टेस्टी डिशेस हैं जिनकी फोटोग्राफ्स अक्सर फेसबुक पे दिखती हैं, और जब महुआ के घर जाओ तो खाने को भी मिलती हैं। तो आप लोग में से जिनको इसका लाभ नहीं हुआ है, ये आप लोग अर्जी डाल सकते हैं लॉकडाउन के बाद, ऑफ कोर्स। और इसके अलावा महुआ डज अमेजिंग सबटाइटलिंग वर्क फ्रॉम सो फॉर हिंदी फिल्म्स। अंग्रेजी सबटाइटल्स लिखती है महुआ। महुआ कलकत्ते की है और मेरी बहुत बहुत पुरानी दोस्त हैं, और बड़े प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड, जिनको ये दुष्ट बुलाती है, लेकिन मैं प्यार से उनको मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ दोनों को, स्पेशली छोटी वाली को। तो महुआ विल रीड, you're reading Chuti? Yes, so I will read Chuti, a beautiful short story by Tagore, which I translated into English yesterday. I hope you like it. Very nice, super. Chalo. Chuti, holiday. Photik Chakraborty, the leader of the boys' gang, had an idea. There was a huge log of shal lying on the river bank, and he had a plan. They would roll this huge log away. The man who this log belonged to would most certainly be irritated and angry at this piece of mischief. This is exactly what the boys were hoping for. It's decided. The boys would roll this log away. As the boys were about to get to work, Photik's younger brother, Makhon, went and plonked himself on the log. The boys were taken aback. One boy walked up to Makhon hesitantly and tried to push him off half-heartedly. But Makhon remained unmoved. His mind was busy contemplating the profoundness of life, the futility of our actions, and stuff like that. Photik walked towards Makhon and said, "You want to get beaten up or what? Get off." Unflinching, Makhon settled himself more comfortably on that log. Such brazenness by his younger brother, that too in front of his friends, it can't be tolerated. Photik wanted to give Makhon one tight slap, but he didn't dare to. He assumed an air of course I could slap that twit, but I don't feel like it. Why? Oh, he just had another brilliant idea. One that would be way more fun. Why don't they roll this log with Makhon still on it? Feeling very cool, Makhon was very brave about this whole thing. But the fact that this adventure could well turn into a disaster didn't occur to him or any of the other boys. The boys got together and gave the log a mighty push. "Hey, yeah, go boys! Hey, yeah, make some noise!" As the log rolled, Makhon and his stupid bravado landed thwack on the ground. This had exceeded the boys' expectations. This was just epic. In a flash, Makhon got up and pounced upon Photik, kicking him, punching him, biting him, pinching him, all at the same time.
before he ran towards his home, wailing and shrieking all the way. The game was clearly over. Photik gathered some kash stems, kash is a wildflower, and went on to sit on an anchored boat, chewing on the stems. Soon another boat arrived at the shore. From it emerged a middle-aged man with salt and pepper hair. He asked the boy, "Which way is the Chakraborty house?" Chewing on the stem, he replied, "That way," not really pointing in any direction. The man asked again, "Which way?" "I don't know," the boy replied, still chewing on the stem. The man had to ask someone else for directions before setting off. Soon Bagha arrived at the scene. "Photikda, your mother is looking for you." Photik replies, "So?" Bagha grabbed Photik with his hands and hauled him away, Photik screaming and shouting. His mother flew into a rage when she saw Photik. "How dare you beat up Makhon again?" "No, I didn't." "You're lying." "I really didn't hit him. Come on, ask him." When asked, Makhon stuck to his previous story. He said, "Yes, he hit me." Photik lost his temper, ran to Makhon and gave him a tight slap. "You liar!" His mother took Makhon's side and grabbed Photik by his shoulders, shook him and whacked the boy. In the middle of all this commotion, the middle-aged man walked into the house. "What's going on?" Photik's mother, surprised, with a broad smile on her face, "Oh, Dada, when did you arrive?" She bent and touched his feet. Dada had gone abroad for work many years ago. In those years, Photik's mother had given birth to 2 boys. The boys had grown up. Her husband had passed away, but the brother and sister had not met. Bishambhar Babu had returned to his motherland after all these years, and he had come to meet his sister. The days went by in a flurry of celebrations. A couple of days before he left, Dada sat down with his sister to discuss the boy's education and future plans. He was told about how Photik had turned out to be the most disobedient boy, least interested in studies, unruly behavior, the works, and how Makhon was an angel. His sister complained, "Photik has made my life a living hell." Bishambhar Babu offered to take Photik with him to Calcutta, where he could keep an eye on the boy and his studies. The poor widow, relieved, asked Photik, "What do you think? Will you go to Calcutta with Mama?" He jumped with joy. "Of course. Of course I'll go." His mother was relieved at the answer, but his enthusiasm did, hurt her somewhere. "When will we go? How will we go? What about Kolkata? Tell me more." Photik's questions were endless. He was so excited he couldn't sleep at night. On the day of the journey, Photik gifted Makhon all his toys and worldly possessions before leaving. Photik was introduced to Mami on his arrival at his mama's house. Mami was not pleased at this addition to her family. She was raising 3 boys of her own, and now this gawky 13-year-old village boy was thrust upon her. She was so irritated with her husband. Teenage boys are a weird species, aren't they? Gawky, bizarre habits, scratchy voiced, awkward in their own skin, with a face only a mother can love. Few people are able to accept teenage behavior and love the boy for who he is. So he is left to his own devices, much like one would leave a stray dog alone. The teenage boy feels lost in this confusing world, and being away from home and his parents, it just makes him so much more vulnerable and unloved, unwanted. What hurt Photik the most was the way his mommy perceived him. In case she asked him to do something, he would go over the top in his enthusiasm, just do a lot more. And she would say, "That's enough, boy, forget it, just do your studies." Looking for appreciation, this kind of response would break his heart. Unwelcome and stuck in the confines of this house,
Potik would yearn for his village, the fields, the lakes, the open countryside, running around the village with his kite, singing by the river bank, swimming in the cold river waters, his friends, freedom to do what he wants, and his angry but loving ma. It just beckoned to him. The desire to be loved, to be hugged by his mother, these played on his mind all day. Potik was inattentive in school, not answering his teacher's questions. When the teacher would fly into a rage and beat him up, the boy would silently bear with his torture, resigned to his fate. He wouldn't go down to play with other boys. He would stand by the window and look at the terraces of the other houses, waiting to catch a glimpse of children playing there. One day he mustered up the courage and asked his mama, "Mama, when can I go home to, ma?" Mama replied, "During your school holidays." Holidays? The Durga Puja holidays were way off in September, still a long way to go. One day, Potik lost his textbook. His teacher was livid and slapped him and insulted Potik in class every day. His cousin brothers also ridiculed Potik with their friends. Unable to bear this anymore, he went up to his mommy and told her, "I have lost my textbook." Mommy couldn't be more irritated. "Well done. I can't waste money on new books for you every week." Potik walked away in silence. That he was wasting someone's hard-earned money tore through his heart. His helplessness, his poverty just wanted to make him, disappear. On his way back home after school, Potik had a terrible headache. He felt sick and feverish. He dared not complain about this to Mommy. This would be a terrible inconvenience to her. She would get irritated at him again. The next day, Potik was nowhere to be seen. His mama and his neighbors searched for him everywhere, but he was nowhere to be found. Bishambhar Babu lodged a missing persons complaint. Late in the evening, a car stopped in front of Bishambhar Babu's house. It had been raining all day and the roads were flooded. Two policemen helped Potik get off the car. He was soaked to the bone, eyes bloodshot, shivering uncontrollably. Mama practically carried Potik inside. Mommy shouted from inside, "Why on earth have you got him back? Just send him home right now." She was most irritated at what was happening. Stung, Potik replied, "But I was going home, to Ma. They brought me back." Potik's fever raged all night. He was restless and ranted all night. Bishambhar Babu went and fetched a doctor. Potik sat up in bed, eyes bloodshot, staring at the door like a man possessed. He asked, "Mama, is it my holiday yet?" Tears in his eyes, Bishambhar Babu came and sat beside the boy. In his sleep, Potik mumbled, "Ma, don't hit me, Ma. Believe me, it's not my fault, Ma." When he regained consciousness for some time and sat staring at the door as if waiting for someone, but nobody came. He lay down and closed his eyes. Bishambhar Babu understood. He spoke softly to the boy, "I have sent for your mother, Potik." The next day, the doctor expressed his concern. There was no improvement in Potik's health. Bishambhar Babu sat at his bedside all day, waiting for his sister to arrive. Potik was barely conscious now, his feeble voice quivering as he sang the village boatman's song. "Rowing on the seas, rowing on the seas." Bishambhar Babu could feel it deep in his heart. This boy had set off across the seas, set off to the point of no return. Finally, Potik's mother arrived. She ran into the room crying. Bishambhar Babu somehow managed to calm her down before she flung herself on the bed beside Potik. "Potik, my darling, my son." He replied, "Ma." "Potik, my boy." Potik turned over to face his mother. He stared into nothingness, speaking almost in a whisper now. He said, "Ma, at last my holidays have come, Ma. I can go home now."
Thank you. Thank you, Mo. That was indeed a very sad one. So, why did you choose this one? When we were in school, this was one of the stories that we read in a collection of short stories called Golpo Gucho. So it has stayed with me ever since. Yeah, I think very recently I was talking to somebody who was about somebody. I mean, two friends were talking about a third friend who was sent. He was actually raised. He was born abroad, and his parents sent him off to his grandparents' place because he's an Indian and therefore he must grow up in India. So just think of the child who did not have parents for the till 12th standard, and then so It's tough. It's tough growing up away from home, away from parents. I mean, it can just tear you. So moving on, Palash. So next story will be read by Palash. Palash is a very, very good friend. He's a creative in an well-known agency called What's Your Problem? WYP. And we have worked together at the Time Films, and we've worked on many good campaigns. In fact, Mo acted in one of them. Har Bhasha. Yeah. So over to Palash. Palash will be reading Sampadak. या तो कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए भूमिका न बांधते हुए सीधा हाँ, कहानी। मजेदार पढ़ोगे तो हम बैठे रहेंगे सारी रात, कोई बात। जी, कोशिश वही है। संपादक कहानी का नाम है। अपनी पत्नी के जीवन काल में मुझे प्रभा की कोई चिंता नहीं थी। तब प्रभा की अपेक्षा उसकी मां को लेकर ज्यादा व्यस्त रहता था। उन दिनों सिर्फ प्रभा का खेल, उसकी हंसी देखकर, उसकी टूटी फूटी बातें सुनकर और प्यार करके तृप्त हो जाता था। जब तक मन करता हिलाता डुलाता, पर रोना शुरू होते ही उसकी मां को गोद में सौंपकर उस झमेले से छूट जाता। यह बात कभी मेरे मन में भी नहीं आई थी कि उसे बड़ा करने में बड़ी मेहनत और चिंता करनी पड़ेगी। असमय में मेरी पत्नी की मृत्यु होने पर बेटी मां की गोद से मेरी गोद में आ पड़ी। मैंने उसे छाती से लगा लिया, पर मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि मैं मातृहीना बेटी को दुगने स्नेह से पालने को अपना कर्तव्य मानकर उसके बारे में ज्यादा सोचता था, या वह पत्नीहीन पिता को संभालने के अपने कर्तव्य के बारे में ज्यादा सोचती थी। 6 साल की होते ना होते उसने मालकिन का भाव दिखाना शुरू कर दिया। साफ दिखता था कि इतनी सी लड़की अपने पिता की एकमात्र अभिभावक होने की कोशिश करती थी। मैंने मनी मन हंसकर उसके हाथों में आत्मसमर्पण कर दिया। देखा, मैं जितना अकर्मण्य और असहाय होता हूं, उसे उतना ही अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी धोती तह करके और छाता बंद करके रख दूं, तो उसके चेहरे का भाव ऐसा हो जाता है जैसे उसके अधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है। पिता जैसी बड़ी गुड़िया उसे इससे पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें खिला पिलाकर बिस्तर पर सुलाकर वह सारा दिन बहुत खुश रहती थी। केवल हिसाब और साहित्य पढ़ाते समय मेरे पितृत्व को थोड़ा सजग होना पड़ता था, पर बीच बीच में यह चिंता होने लगती थी कि लड़की को सत्पात्र से ब्याहते समय बहुत पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास इतना रुपया कहाँ है? लड़की को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पढ़ा लिखा तो दिया, पर अगर एक पूरे बेवकूफ के हाथ में देनी पड़ी तो उसकी क्या दशा होगी। कमाने की तरफ ध्यान देने लगा। सरकारी दफ्तर में नौकरी की उम्र निकल गई थी, दूसरे ऑफिस में जाने की क्षमता नहीं है। बहुत सोचने के बाद एक किताब लिखने का निश्चय किया। बांस की नली में छेद करके तेल या पानी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ रोक सकने की ताकत ही नहीं रहती। उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता, पर फूंक मारते ही बिना किसी खर्च के बांसुरी अच्छी बजती है। मैं अच्छी तरह जान गया था कि जिस हतभागे की दुनिया के किसी काम में अक्कल नहीं लगती, वह अच्छी किताब जरूर लिख लेगा। इसी हिम्मत पर मैंने एक प्रहसन लिखा, जो लोगों ने अच्छा कहा और रंगभूमि पर अभिनय भी हुआ। अचानक यश का स्वाद पाकर ऐसी मुश्किल हो गई कि किसी तरह प्रहसन लिखने का मुंह नहीं छोड़ पाता था। पूरा दिन व्याकुल चिंतित मुख से प्रहसन लिखने की चेष्टा करता रहता था। प्रभा आकर बड़े प्यार से स्नेहपूर्ण हंसी के साथ पूछने लगी, बाबा,
नहाने नहीं जाओगे? मैं खींचकर बोला, अभी जा जा, अभी तंग मत कर। बच्ची का चेहरा फूंक से बुझाए गए दीपक की तरह काला हो गया होगा। कब वह अभिमान से भरी छाती लिए चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। दासी को भगा देता हूँ, नौकर को मारने को उठता हूँ, भिखारी गाता गाता भीख मांगने आता है तो लाठी दिखाकर भगाता हूँ। मेरा घर सड़क के किनारे पर है, इसलिए अगर कोई बेचारा पथिक खिड़की के बाहर से मुझसे रास्ता पूछे तो उसे जहन्नुम में जाने को कहता हूँ। हाय, कोई नहीं समझता था कि मैं एक बहुत मजेदार प्रहसन लिख रहा था। पर लिखने में जितना मजा आ रहा था और जितना यश मिल रहा था, उतने पैसे नहीं मिल रहे थे। तब पैसों की बात मन में भी नहीं आ रही थी। इधर प्रभा के योग्य वर दूसरे शरीफ लोगों को उनकी कन्या के दायित्व से मुक्त करने के लिए समृद्ध परिवारों की तरफ बढ़ने लगे। इस तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। पेट में आग लगे बिना होश नहीं रहता था, पर इन्हीं दिनों एक अच्छा मौका मिला। जाहिर गांव के जमींदार ने एक अखबार निकाला और मुझसे उसका वेतनभोगी संपादक बनने का अनुरोध किया। मैंने काम ले लिया और कुछ इतने जोश से लिखने लगा कि सड़क पर चलता था तो लोग उंगली से इशारा कर मुझे दिखाते थे और मैं अपने को मध्याह्न की तपन के समान तीव्र समझने लगा, जिसे दूसरे देखने में असमर्थ थे। जाहिर गांव के पास ही आहिर गांव था। दोनों गांवों के जमींदारों में बहुत होड़ाहोड़ी थी। पहले बात बात पर लाठी चलती थी, अब दोनों पक्षों ने मजिस्ट्रेट को मुचलका देकर लाठी बंद कर दी और मुझ बेचारे भगवान के जीव को खूनी लठैतों की जगह नियुक्त कर दिया। सभी कहने लगे कि मैंने अपनी पदमर्यादा की रक्षा की। मेरे लिखने से परेशान आहिर गांव सिर नहीं उठा पा रहा था। मैंने उनके जाति कुल तथा पूर्व पुरुषों का पूरा इतिहास आद्योपांत स्याही में उतार दिया। यह समय अच्छा था। मैं खूब मोटा ताजा हो उठा था, सदा हंसता हुआ और खुश दिखता था। आहिर गांव के पूर्व पुरुषों को निशाना बनाकर एक एक मर्मांतक वाक्य के तीर छोड़ता था। पूरा जाहिर गांव हंसते हंसते पके फूंट की तरफ फट जाता था। बड़ी खुशी से समय कट रहा था। अंत में आहिर गांव ने भी एक अखबार निकाला। वे कोई बात छिपाकर नहीं कहते थे, ऐसे उत्साहपूर्वक शुद्ध प्रचलित भाषा में गाली छापते थे कि छपे हुए अक्षर तक आंखों के सामने चीत्कार कर उठते थे। इसलिए दोनों गांवों के लोग उसकी बात साफ साफ समझ जाते थे। पर मैं हमेशा की आदत के अनुसार इतने कूट कौशल के साथ विपक्ष पर हमला करता था कि शत्रु मित्र कोई भी मेरी बात का मर्म नहीं समझ पाता था। उसका फल यह हुआ कि मेरे जीतने पर भी सब सोचते कि मैं हार गया हूं। सिर पड़ने पर मैंने सुरुचि के बारे में एक उपदेशपूर्ण लेख लिखा। देखा भारी गलती कर दी, क्योंकि सच में अच्छी चीज का मजाक उड़ाना जितना आसान है उतना हास्यास्पद विषय का नहीं। इसी बीच लोग मेरे प्रहसनों की बात पूरी तरह भूल गए। सहसा ऐसा लगा जैसे मैं एक दिया सलाई की तीली हूं जो पल भर को जलकर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मन इतना निरुत्साहित हो गया था कि सिर फोड़ने पर भी एक लाइन तक नहीं लिख पा रहा था। ऐसा लगने लगा कि जीवन में कोई सुख नहीं है। प्रभा मुझसे डरने लगी थी। मेरे बिना बुलाए वह मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती थी। वह समझ गई थी कि हंसी की कहानी लिखने वाले बाबा से मिट्टी की गुड़िया ज्यादा अच्छी सहेली है। एक दिन देखा, आहिर ग्राम प्रकाश जमींदार को छोड़कर मुझे ले बैठा था। कुछ बहुत बुरी बातें मेरे बारे में लिखी थी। मेरे परिचित बंधु बांधव एक एक करके आते गए और हंसते हंसते उस अखबार की बात सुना गए। किसी किसी ने तो यहां तक कहा कि इसका विषय कैसा भी क्यों ना हो, भाषा में शक्ति है, अर्थात जिसने गाली दी उसकी बात साफ समझ में आ जाती है। दिन भर में 20 आदमी यही बात सुना गए। मेरे घर के सामने एक छोटा बगीचा सा है। सांझ को बहुत दुखी मन से वहां घूम रहा था। पक्षी जब घोंसलों में लौटकर कलरव बंद करके संध्या की शांति को आत्मसमर्पण कर चुके, तब अच्छी तरह समझ गया कि पक्षियों में रसिक लेखकों का दल नहीं है और सुरुचि लेकर तर्क नहीं होता। मन में सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या उत्तर दिया जाए। भद्रता की एक खास असुविधा यह है कि सब लोग उसे समझ नहीं पाते, जबकि अभद्रता की भाषा प्रायः सबकी परिचित होती है। इसलिए सोच रहा था ऐसे भावों के मुंह के लायक जवाब लिखना पड़ेगा। मैं किसी तरह हार नहीं मान सकता। उसी समय सांझ के अंधेरे में से एक परिचित छोटी सी आवाज सुनाई पड़ी। साथ ही मेरी हथेली पर एक कोमल गर्म स्पर्श हुआ। पर मैं इतना परेशान और अन्यमनस्क था कि उस पल उस स्पर्श और स्वर को जानते हुए भी नहीं जान पाया। एक पल के बाद वही स्वर फिर से मेरे कानों में पड़ा।
वही अमृतमय स्पर्श मेरे हाथों में जीवंत हो उठा। लड़की ने धीरे से मेरे पास बैठकर कोमल स्वर में एक बार कहा, बाबा। कोई उत्तर न पाकर मेरा दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और अपने कोमल गालों पर फिराकर धीरे धीरे घर लौट गई। बहुत दिन से प्रभा ने मुझे न तो ऐसे पुकारा था, न ऐसे अपने आप आकर इतना प्यार किया था। इसलिए आज उस स्तेज स्पर्श से मेरा मन सहसा अत्यंत व्याकुल हो उठा। कुछ देर बाद कमरे में लौटकर देखा, प्रभा बिस्तर पर लेटी हुई थी, शरीर शिथिल, आंखें कुछ बंद, दिन के खत्म होने पर झर जाने वाले फूल सी लग रही थी। माथे पर हाथ लगाया तो देखा बहुत गर्म था, सांसें भी गर्म थी, माथे की नस जैसे दबदब कर रही थी। समझ गया, बच्ची आने वाले बुखार के ताप से घबराकर प्यासा हृदय लिए पिता का स्नेह पाने गई थी, जो उस समय जाहिर गांव प्रकाश के लिए एक सख्त जवाब के बारे में सोच रहा था। पास आकर बैठा। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरा हाथ खींचकर अपनी दोनों जलती हथेलियों के बीच लेकर उस पर अपना गाल रखकर चुपचाप लेटी रही। जाहिर गांव और आहिर गांव के जितने अखबार थे मैंने सब जला डाले, कोई जवाब नहीं लिखा। हार मानने में ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। जब बालिका की मां मरी थी तब उसे अपनी गोदी में खींच लिया था। आज उसकी सौतेली मां का अंतिम संस्कार समाप्त करके फिर से उसे छाती से लगा लिया। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत सुंदर। टच द पर्सनल कॉर्ड, क्योंकि बाकी तो बहुत सारे न्यूएंसेस हैं स्टोरी में, बहुत सारे, बट क्रिएटिव परसूट में, सो कॉल्ड क्रिएटिव परसूट में, विच इज एन एम्पैथेटिक परसूट नेसेसरीली, we claim to be artists to show the world that this is empathy, but while in that pursuit you yourself become so apathetic to the world around you. That contrast is one of the many nuances that I love about this story, and hence shared and touched a personal chord. Absolutely, I completely agree with you that we often become so insensitive to our surrounding, and probably we are writing the most emotional dialogues or story or something or a jingle, लेकिन सच वो प्रहसन हंसाने के लिए लिख रहा है लोगों को और अपने आसपास के लोगों को ताड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है उन पर, तो बड़ा कटाक्ष। थैंक यू सो मच पलाश पढ़ने के लिए। हम लोग अब चलेंगे अनुकृति की तरफ। अनुकृति, सॉरी अनम्यूट। अनुकृति उस प्रदेश से है जो मैं बड़ी हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन मेरा प्यार रहा है बिहार, और अनुकृति वहां से है। तो अनुकृति से मेरी दोस्ती कहूंगी नई ही है, साल भर हुए होंगे, पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि सचमुच साल भर हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत 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 सारी गप्पे मारी हैं। अनुकृति के बारे में ये कह सकती हूँ कि IAS की परीक्षा उसने पास की, लेकिन उसको नौकरी रास नहीं आई। उसने सोचा कि तलवार फेंको और कलम उठाओ। उसने तलवार फेंकी और कलम उठाई। अब वो लिखती है, स्क्रीन राइटर है, और आज अनुकृति हमें यू रीडिंग द पेट्रियट। ओके, सो इसका मूल नाम क्या होगा? आई वंडर। यार ये एक्चुअली नहीं मिला इसका बांग्ला वर्जन कहीं भी, बिकॉज़ आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट। जो मेरे पास किताबें हैं उसमें भी और ऑनलाइन भी ढूंढा, बट द पेट्रियट इज ऑल आई गॉट एक्चुअली। Okay, so while you read, I'll try and see, look in the work. That'll be great. So काफी इनफैक्ट टॉपिकल है और लगेगा ही नहीं कि 80 साल पहले की लिखी हुई कहानी है ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं अज्ञे का एक लेख पढ़ रही थी जो 1960 में कभी तो लिखा था उन्होंने, 65 या 68 या 67 में, और वो अभी भी इतना प्रासंगिक है कि लगता है कि आज के अखबार में उसको छापा जा सकता है। तो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट द ग्रेटनेस का आई थिंक यही निशानी होती है, ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं, ठीक है? The Patriot. I'm sure that Chitragupta, who keeps a strict record at the gates of death, must have noted down in big letters accusations against me which have escaped my attention altogether. On the other hand, many of my sins, unnoticed by others, loom large in my own memory.
The story of my transgression that I'm going to relate belongs to the latter kind. I hope that a frank confession of it before it is entered in the book of doom may lessen its culpability. It all happened yesterday afternoon on the day of the festival for the Jains in our neighborhood. I was going out with my wife, Kalika, to tea at the house of my friend Nayan Mohan. My wife's name literally means a bud. It was given by my father-in-law, who is thus solely responsible for any discrepancy between its implication and the reality to which it is attached. There's not the least tremor of hesitancy in my wife's nature. Her opinions on most subjects have reached their terminus. Once, when she had been vigorously engaged in picketing against British cloth in Borbazar, the awestruck members of her party, in a fit of excessive admiration, gave her the name Dhruvrat, the woman of unwavering vows. My name is Girindra, the Lord of Rocks, so common among my countrymen, whose character generally fails to live up to it. Kalika's admirers simply know me as the husband of my wife and pay no heed to my name Girindra. By good luck that I have inherited from my ancestors, I have, however, some kind of significance which is considered to be convenient by her followers at the time of collecting subscriptions. I'm somewhat slipshod by nature, having no grip on things, while my wife has a tenacity of mind which never allows her to let go the thing which it has in its clutches. This very dissimilarity helps to preserve peace in our household. But there's one point of difference between us regarding which no adjustment has yet become possible. Kalika believes I'm unpatriotic. This is very disconcerting because according to her, truth is what she proclaims to be true. She has numerous internal evidences of my love for my country, but because it doesn't dress according to the brand of nationalism professed by her party, she fiercely refuses to acknowledge my nationalism. From my younger days, I have continued to be a confirmed book lover. Indeed, I'm hopelessly addicted to buying books. Even my enemies would not dare deny that I read them. My friends know only too well how fond I am of discussing their contents. This has had the effect of eliminating most of my friends. So in spite of my wife's excellent example and powerful urgings, I do not wear khadar. Not because there's anything wrong with it, nor because I'm too fastidious in my choice of wardrobe. Once upon a time, before Kalika had her transformation, I used to wear broad-toed shoes, not polished, dreaded putting on socks, preferred Punjabis to English shirts, overlooked their occasional deficiency in buttons. These habits of mine constantly produced domestic chaos. Kalika refused to appear with me in public. The times have changed, but my evil fortune persists. Kalika still has the habit of repeating, I'm ashamed to go out with you. Formerly, I hesitated to adopt the uniform of a pre-nationalist age, and I still feel reluctant to adopt the uniform of a present regime. The fault lies deep within my own nature. I shirk from all conscious displays of sectarian marks on my person. This natural difference with her partner in life, Kalika refuses to accept as final. Her mind is like a mountain stream, boisterously going round and round a rock to make it flow with its current. While getting ready to go out yesterday, Kalika again protested against my non-khadar dress. Unfortunately, I had my pride of intellect that forced me into a discussion with my wife. It was unpleasant and what more futile. Your protest against caste is only confined to your mouth, Kalika said. And we carry it out in practice by imposing a uniformly white cover over all distinctions. I was about to reply that my protest against caste did truly have its origin in my mouth whenever I accepted with relish the excellent food cooked by a Musalman. I'm sure my argument deserved utterance, but I timidly sought safety in speechless neutrality. We had traveled only a short distance from our house when we were obstructed by a fearful uproar. People proceeding to the temple carrying their costly paraphernalia of worship had suddenly stopped at this place. Angry shouts mingled with sounds of thrashing. I thought the crowd were dealing with some pickpocket.
enjoying the delightful freedom to be merciless towards one of their own fellow beings. Finally, after some impatient honking, our motor car reached the center of this excited crowd. We found that the old municipal sweeper of our district was being beaten. He had just taken his afternoon bath and was carrying a bucket of clean water in his right hand with a broom under his arm. He was walking home, holding his 7-year-old grandson by his left hand. Accidentally, he had come in contact with somebody or something which gave rise to this violent outburst. The boy was piteously imploring everybody not to hurt his grandfather. The old man himself, with joined hands uplifted, was asking for forgiveness for this unintentional offense. Tears were streaming from his frightened eyes and blood was smeared across his grey beard. The sight was intolerable to me. I decided at once to take up the sweeper into my car. Gripping my arm, Kalika whispered, "What are you doing? Can't you see he's a sweeper?" "He might be a sweeper, but nobody has the right to beat him in this brutal manner," I said. "It's his own fault. Would it have hurt his dignity if he had avoided the middle of the road?" Kalika: "I don't know," I said impatiently. "Anyhow, I'm going to take him into my car." "Then I leave your car this moment," said Kalika angrily. "I refuse to travel with a sweeper." "Can't you see," I argued, that he has just bathed and his clothes are clean, in fact, much cleaner than the people who are beating him. He is a sweeper," she said decisively. "Gangadin, drive on." I was defeated. It was my cowardice. Nayan Mohan, I'm told, brought out some profound sociological arguments at the tea table, dealing with the inevitable inequality imposed upon men by their profession and the natural humiliation which is inherent in the scheme of things. But his words did not reach my ears, and I sat silent all through the evening. Over. म्यूट वाला बटन अनम्यूट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है. So, why did you choose this story? Because it really resonates. It really resonates. It feels like it could be aaj ki taza khabar. Whether, it's imposed nationalism. और गुरुदेव का तो बहुत फेमस था कि मैं ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म के बीच हर वक्त ह्यूमैनिटी को चुनूंगा. हम लोग तो मतलब कहाँ जा रहे हैं कुछ खबर ही नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है हमारे देश में. But it really resonated यार, whether it's अपना दलितों के साथ जो आज तक होता है, जो मुसलमानों के साथ होता है. अनफॉर्चुनेटली जो प्रिविलेज्ड मेजॉरिटी है इस कंट्री की आज भी उतनी ही डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके जीती है. यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत मासूमियत है कि लोग खद्दर वद्दर के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं. आज तो वो सारे आडंबर चले गए. आज तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही हो रही हैं और सिर्फ बिगटरी हो रही है. So let's see. I don't know how Gurudev, I don't know, is he watching over us? I don't think I think he's got further on journey. निकल गया. तुम लोग देखो. हाँ, तुम लोग देखो. लिख दिया है भाई, बहुत देखा है, लिख दिया है जो लिखना था. कुछ समझ सकते हो तो समझो, वरना झेलो. So हमारे अगले पाठक हैं आशीष शुक्ला, जो इलाहाबाद से हैं और NSD से एक्टर हैं. मैंने उनका एक प्ले देखा था जो पुनर्वसु का प्ले था के, और आशीष एक्टिंग कोच भी है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि आशीष पढ़ें और एक एक्टर से हम देखें कि उनका पार्ट कैसा होता है. सो ओवर टू आशीष. आप 1 सेकेंड. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है. ये वाकई बड़ी कहानी है. जैसा लोग बोल रहे थे कि मेरी कहानी बड़ी है, तो मेरी सबसे बड़ी कहानी लग रहा है ये. और चलिए पढ़ते. आपकी कहानी का नाम है पोस्टमास्टर. और पढ़ते हैं, इसके बाद बातें करते हैं. जी. नौकरी लगते ही पोस्टमास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा. बहुत ही साधारण सा गांव.
गांव के पास ही एक नील कोठी थी, इसलिए कोठी के स्वामी ने बहुत कोशिश करके ये नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे ये पोस्ट मास्टर साहब कलकत्ता शहर के रहने वाले हैं। पानी से निकाल कर सूखे में डाल देने से मछली की जो हालत होती है, वही हालत इस बड़े गांव में आकर इन पोस्ट मास्टर साहब की हुई। 8 छप्परों से बनी एक अंधियारी झोपड़ी में उनका दफ्तर है, जिसके पास ही काई से घिरा तालाब है और उसके चारों ओर जंगल। कोठी में गुमाश्ता आदि जो कर्मचारी हैं, उन्हें किसी से मिलने जुलने की फुर्सत ही नहीं, और वैसे भी वे किसी भले आदमी से मिलने के लायक भी नहीं है। खासतौर से कलकत्ता के लड़के तो मिलनसार होते ही नहीं। किसी अनजान जगह जाकर या तो वे अक्खड़ बन जाते हैं या बिल्कुल सुस्त और लचीले। इसी वजह से आसपास के लोगों से उनका मेल जोल नहीं हो पाता। इधर पोस्ट ऑफिस में कामकाज भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए पोस्ट मास्टर कभी कभी एक आध कविताएं लिखने की कोशिश करते हैं। इन कविताओं में वे ऐसा भाव व्यक्त करते हैं जैसे दिन भर पेड़ पौधों का कंपन और बादलों को देखकर ही उनका जीवन बड़े सुख से बीता जा रहा। पोस्ट मास्टर की तनख्वाह बहुत कम है, खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ता है और बाकी का कामकाज गांव की एक अनाथ लड़की कर देती है। इसके बदले उसे 2 जून का खाना मिल जाता है। लड़की का नाम है रतन, उम्र यही कोई 12-13 साल की, और उसके ब्याह की कोई खास उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती। शाम को जब गांव की गौशालाओं से घना धुआं कुंडली बनाकर ऊपर उठता, जब झाड़ियों में झिंगुर बोलने लगते, दूर गांव के नशेबाज गवैयों की टोली मृदंग करताल बजाकर ऊंची आवाज में गाना शुरू कर देती, तब अंधेरे चबूतरे पर बैठे बैठे पेड़ पौधों का कंपन देखते हुए कवि के हृदय में भी धड़कन होने लगती। उस घड़ी घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाकर पोस्टमास्टर पुकारते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इस पुकार का इंतजार किया करती थी, लेकिन पहली बार बुलाए जाने पर भीतर न आती। वहीं बैठे बैठे कहती, क्या है बाबू, काहे बुलाते हो? पोस्टमास्टर बोलते, अरे क्या कर रही है तू? रतन, अभी चूल्हा सुलगाने जाना है चौके में। पोस्टमास्टर, अरे चौके का काम बाद में होता रहेगा, जा जरा तमाकू तो बना के ले आ। थोड़ी ही देर में अपने दोनों गाल फुलाए चिलम में फूंके मारती हुई रतन अंदर आती। उसके हाथ से चिलम लेकर पोस्टमास्टर झट से पूछ बैठते, क्यों रतन, तुझे अपनी माँ की याद आती है? वो बड़ा लंबा किस्सा है, कुछ याद है तो कुछ याद नहीं। माँ से ज्यादा तो उसका बाप उसे प्यार करता था। बाप की याद थोड़ी थोड़ी आती है। मेहनत मजदूरी कर शाम को बाप घर लौट आता था। उन्हीं शामों में से एक आध शाम की छाप आज भी उसके मन में अंकित है। यही बातें करते करते रतन पोस्टमास्टर के पैरों के पास जमीन पर आ जाती। उसे याद आता उसका एक छोटा भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। उन कई सारी जरूरी यादों के बीच उसे यही बात सबसे ज्यादा याद आती थी। इसी तरह बातचीत करते कभी कभी बहुत रात हो जाती और मारे आलस के पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा ना होती। सवेरे की बासी भाजी तरकारी बची होती और चूल्हा सुलगाकर रतन 2-4 रोटियां सेंक लाती। वही दोनों की रात का खाना हो जाता। किसी दिन उस अठपहलू झोपड़ी के कोने में दफ्तर की लकड़ी के तख्त पर बैठकर पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें छेड़ देते। छोटे भाई, माँ और दीदी की बातें। ये बातें हर घड़ी मन में उमड़ती घुमड़ती रहती थी, पर नील कोठी के गुमाश्तों से तो नहीं की जा सकती ना। पर हाँ, उन्हीं बातों को उस एक अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, दादा, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने मन में उन लोगों की काल्पनिक तस्वीरें भी बना ली। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे और कुछ गर्म लेकिन अच्छी लगने वाली हवा चल रही थी। भीगी घास और पेड़ पौधों पर धूप पड़ने के कारण एक तरह की भीनी खुशबू आ रही थी।
ऐसा लगता था जैसे थकी हुई धरती की गर्म सांस शरीर पर पड़ रही हो। न जाने कहाँ का एक जिद्दी पंछी इस भरी दोपहरी में प्रकृति के दरबार में अपनी सारी एक रस शिकायतें बार बार बड़े ही करुण स्वर में दोहराता जा रहा था। पोस्ट मास्टर के पास कोई काम न था। आसपास देखते हुए पोस्ट मास्टर सोच रहे थे कि काश इस समय यहाँ कोई अपना सगा होता, दिल के पास स्नेह भरी कोई मानव मूर्ति होती। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि वो पंछी बार बार इसी बात को दोहरा रहा है। पेड़ की छांव में डूबी सुनसान दोपहरी में इन पत्तों की मरमर ध्वनि का भी अर्थ कुछ कुछ वैसा ही है। कोई विश्वास नहीं करता और जान भी नहीं पाता, लेकिन इस छोटे से गांव के मामूली तनख्वाह पाने वाले सब पोस्ट मास्टर के मन में ऐसी भावनाओं का उमड़ना नामुमकिन नहीं है। पोस्ट मास्टर ने एक लंबी सांस लेकर पुकारा, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे आराम से बैठी एक कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज सुनकर फौरन दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, दादा, दादा मुझे बुलाया आपने? पोस्ट मास्टर ने कहा, तुझे मैं थोड़ा बहुत पढ़ना सिखाऊंगा। इतना कहकर सारी दोपहर छोटा आ बड़ा आ सिखाते रहे और इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे संयुक्ताक्षर तक पढ़ा दिया। सावन का महीना था, लगातार वर्षा हो रही थी। ताल तलैया नदी नाले सब पानी से लबालब भर गए थे। दिन रात मेंढकों की टर टर और वर्षा की झमझम गूंजती रहती थी। इसलिए गांव के रास्तों पर चलना फिरना बंद हो गया था और नाव पर बैठकर ही हाट जाना पड़ता था। एक दिन सवेरे खूब बादल छाए हुए थे। पोस्ट मास्टर की छात्रा बहुत देर तक दरवाजे के पास प्रतीक्षा में बैठी थी, किंतु दूसरे दिनों की तरह रोजाना की पुकार जब देर तक ना सुनाई पड़ी तो वो अंत में खुद किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर आई। वहां उसने देखा पोस्ट मास्टर अपनी चारपाई पर पड़े हैं। ये सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, उसने चुपके से बाहर निकलना चाहा। अचानक उसे सुनाई पड़ा, रतन। झट से पलटकर वो बोली, दादा तुम सो रहे थे ना? पोस्ट मास्टर ने करुण स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देख। ऐसी घनघोर बारिश में जब आप बिल्कुल अकेले रह रहे हैं तब एक बीमार शरीर चाहता ही है कि कोई उसकी सेवा करे। तपते हुए माथे पर चूड़ियों वाले गर्म हाथ का स्पर्श याद आ जाता है। इतनी दूर परदेश में जब आप बीमार हो तो बार बार ऐसा ख्याल आता है कि काश बगल में स्नेहमयी नारी के रूप में माँ या दीदी बैठी। यहाँ इस परदेसी की अभिलाषा व्यर्थ ना गई। बालिका रतन अब बालिका ना रही। उसी क्षण उसने जननी का स्थान ले लिया। वैद्य बुला लाई, वक्त पर दवा की टिकिया खिला दी, रात भर सिरहाने बैठी जागती रही, खुद ही जाकर नाश्ता बना लाई और 100 बार पूछती रही, क्यों दादा कुछ आराम मालूम पड़ता है? बहुत दिनों बाद पोस्ट मास्टर कमजोर शरीर लेकर रोगशैया से उठे। उन्होंने मन ही मन इरादा कर लिया कि बस अब और नहीं, यहां से किसी भी तरह तबादला करवाना ही है। इस जगह की बीमारू आबो हवा का हवाला देकर फौरन उन्होंने कलकत्ता के अधिकारियों के पास अर्जी भेज दी। तीमारदारी से छुट्टी पाकर रतन दरवाजे के बाहर फिर अपनी जगह पर जा बैठी, लेकिन पहले की तरह अब उसे बुलावा ना आता। बीच बीच में वो झांक कर देखती कि पोस्ट मास्टर अनमने से तख्त पर बैठे हैं या चारपाई पे लेटे हुए हैं। रतन जब बुलावे के इंतजार में बाहर बैठी रहती थी तब पोस्ट मास्टर बेचैनी से अपनी अर्जी के जवाब का इंतजार करते रहते। रतन दरवाजे के बाहर बैठी अपना पुराना पाठ हजारों बार पढ़ती रही। उसे डर था कि जिस दिन अचानक उसे बुलाया जाएगा उस रोज कहीं संयुक्ताक्षरों का पाठ वो भूल तो नहीं जाए। आखिरकार एक हफ्ते बाद शाम को उसे पुकारा गया। व्याकुल हृदय लिए रतन भीतर गई और बोली, दादा मुझे बुला रहे थे? पोस्ट मास्टर बोले, रतन मैं कल ही जा रहा हूँ। रतन, कहाँ जा रहे हो दादा? पोस्ट मास्टर, घर जा रहा हूँ। फिर कब आएंगे? फिर नहीं आऊंगा। रतन ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। पोस्ट मास्टर ने खुद ही उससे कहा कि उन्होंने बदली की अर्जी दी थी, वो अर्जी मंजूर नहीं हुई, इसलिए नौकरी से इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक कोई कुछ भी ना बोला। दिया टिमटिमाता रहा और घर की कमजोर छत को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सपोरे में टप टप करता टपकता रहा। कुछ देर बाद
रतन धीरे से उठकर रसोई में रोटी सेकने चली गई। आज पहले की तरह वो फुर्ती ना थी उसमें, शायद बीच बीच में बहुत सी चिंताएं उसे आ घेरती थी। पोस्टमास्टर का भोजन समाप्त होने पर रतन एकाएक पूछ बैठी, दादा मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, ये कैसे हो सकता है? अब किन कारणों से वो उसे घर नहीं ले जा सकते थे, ये बताने की जरूरत उन्होंने ना समझी। रात भर जागते हुए या सपने में रतन के कानों में पोस्टमास्टर की वो हंसी गूंजती रही, ये कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के पानी तैयार है। कलकत्ता की आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही नहाते थे। कब किस वक्त वे जाएंगे ये बात रतन किसी कारण ना पूछ सकी थी, इसलिए भोर सवेरे ही जरूरत ना पड़ जाए ये सोचकर रतन रात को ही नदी से पानी भर लाई थी। स्नान के बाद रतन की पुकार हुई। रतन चुपचाप घर के भीतर गई और आज्ञा की प्रतीक्षा में उसने एक बार मालिक के मुंह की ओर खामोशी से देखा। मालिक ने कहा, रतन मेरी जगह पर जो बाबू आएंगे उन्हें मैं बता जाऊंगा कि मेरी तरह ही वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करें। मेरे जाने से तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेह भरे और करुण हृदय से निकली थी, लेकिन नारी हृदय को कौन समझ सकता है? रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वो सहन ना कर पाई। सहसा वो फपक कर रो पड़ी, बोली, नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहां नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अवाक रह। नया पोस्टमास्टर आया, उसे सब बातें समझाकर पुराने मास्टर चलने की तैयारी करने लगे। जाते वक्त रतन को बुलाकर कहा, रतन मैं तुम्हें कभी कुछ दे नहीं सका, आज जाते वक्त तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इससे कुछ दिन तुम्हारा काम चल जाएगा। तनख्वाह में जो रुपए मिले थे उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी सारे रुपए जेब से निकालकर उसे दे दिया। रतन धूल में लौट पड़ी और उनके पैर पकड़कर बोली, दादा दादा मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये कहते कहते वो तुरंत वहां से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर ने एक गहरी सांस ली, फिर कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे कुली के सिर पर नीली सफेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वे नाव पर सवार हुए और नाव चल पड़ी तो वर्षा में फैली हुई नदी धरती के आवेश से निकले आंसुओं की तरह चारों ओर झिलमिलाने लगी। तब हृदय में वो एक गहरी टीस का अनुभव करने लगे। एक मामूली गंवाई लड़की का करुणा से भरा चेहरा जैसे एक बहुत बड़ी अनकही दुख भरी कहानी बनकर उनके हृदय को व्यथित करने लगा। एक बार तो इच्छा हुई कि लौट जाए, संसार की गोद से छिटकी हुई उस अनाथ लड़की को साथ लेते हैं, लेकिन तब तक नाव के पाल में हवा भर गई थी। बारिश और भी तेज हो गई थी। गांव पार कर नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था और वर्षा प्रवाह पर बहते हुए मुसाफिर के उदास हृदय में इस सत्य का उदय हो रहा था, जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने के क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के मन में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वो आंसुओं में डूबी उसी पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जाग रही थी कि शायद शायद दादा लौट आए। उम्मीद के इसी बंधन से बंधी वो किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। हाय रे बुद्धि शून्य हृदय, भ्रांति किसी तरह से भी मिटती नहीं। युक्ति शास्त्र का विधान बहुत देर से मन में बैठता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण का भी विश्वास ना करके झूठी आशाओं को अपनी दोनों बाहों से जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नसें काट कर हृदय का सारा रक्त चूस कर वो निकल भागती। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल होता है। थैंक यू। थैंक यू आशीष। जी। आपने पता नहीं देखी है कि नहीं सत्यजीत राय की तीन कन्या की कहानी? नहीं, मैं देख नहीं पाया। अच्छा, तो जरूर देखिएगा, चूंकि आपने पढ़ी आज ये कहानी। जी जी। सत्यजीत उस फिल्म आप जितनी देर से पढ़ रहे थे, मुझे उस सत्यजीत का चेहरा
I think for all of us who have seen the film, it was absolutely in front of me, and it was such a beautiful cast. Uh, so we shall move on to Vijendra. Vijendra is a Dutch Indian actor, and he's now settled in Mumbai. Quarantined, Home Alone. यहाँ पे Home Alone, I think Anu is Home Alone and Vijendra, and बाकी सब हम, I think we are with our people. Vijendra, can you hear me? Yes, can you hear me? Yeah. I just wanted to check on that. So you'll be reading Sun Sacrifice. Yes. Okay. So over to Vijendra. Son sacrifice. Vedinath was the shrewdest man in the village, and he always did everything with an eye to the future. When he married, he had a clearer vision of the son he hoped for than of the bride in front of him. So far-sighted, a look at the moment of the first unveiling has rarely been seen. He knew what he was about and was therefore more concerned with the offering of oblations after his death than he was with love. One gets a wife to have a son. It was in this spirit that he married Binoda. But even shrewd people can be cheated in this world. Though ripe for childbearing, Vinoda failed in her chief duty, and Bedinath grew very alarmed when he saw the open gates of Punam Narak, the hell to which men without sons are condemned. Worried about who would inherit his wealth when he died, it became less of a pleasure to him now. As I have said, the future was more real to him than the present. But how could one expect the youthful Binoda to look so far ahead? For her poor girl, the worst thing was that her precious present life was being wasted. Her budding youth was withering away through lack of love. The hunger of her heart in this world burned too strongly for her to care about the hunger of the spirit in the next. The holy laws of Manu and her husband's physical exposition of them gave no relief to her craving. Say what one may, at this age, a woman finds her every joy in giving and receiving love and has a natural tendency to value it more than duty. But instead of the delicate showers of new love, fate decreed a stinging, roaring hailstorm poured down by her husband and his lofty family hierarchy. They all accused her of being barren. Her wasted youth wilted like a flowering plant kept indoors away from light and air. Whenever she could bear the scolding and repression no longer, she would go to Kusum's house to play cards. She enjoyed this greatly. The terrible shadow of damnation lifted for a while, and jokes and laughter and chatter flowed freely. On days when Kusum had no female partner for the game, she would call in her younger brother-in-law Nagendra, brushing aside any objection that either he or Binoda might make. Older people know how one thing can lead to another, how a game can become something more serious, but the young are not so aware of this. Nagendra's objections faded. Soon he could hardly bear to wait for each card playing session. It thus happened that Binoda and Nagendra started to meet each other often, and he often now lost the game because his eyes and minds were on something more vital than the cards. Kusum and Binoda were both very well aware of this, the real reason why he lost. As I've said, the young do not understand the consequences of their actions. Kusum found it highly amusing and avidly watched the joke unfold. Young women delight in secretly watering the seeds of love. Neither was Binoda unwilling. For a woman to wish to sharpen her weapons of conquest on a man may be wrong, but it is not unnatural. So as the games were won and lost and the cards were shuffled and dealt, the minds of two of the players came together in a way that only one other, apart from God, saw and enjoyed. One day, at noon, Binoda, Kusum and Nagendra were playing cards. After a while, Kusum heard a young child who was ill, crying, and went out of the room. Nagendra kept on chatting to Binoda, but he had no idea what he was saying. His heart galloped and his blood surged through every vessel in his body. Suddenly, youthful passion broke through the barriers of modesty. He seized Binoda's arms, wrenched her towards him, and kissed her. Shocked, angered, wounded, flustered by this affront, Binoda struggled to get free. But suddenly they noticed a third person in the room, a servant woman. Nagendra looked at the ground, searching for an escape route. Bothakroon, said the woman in a grim voice. Your aunt is calling for you.
Tearfully and with flashing glances at Nagendra, Binoda went out with her. The servant woman raised a storm in Baidyanath's house, making light of what she had just seen, but greatly elaborating what she had not. The plight that Binoda fell into is easier to imagine than to describe. She did not try to defend her innocence to anyone. She merely bowed her head. Baidyanath, deciding that his chance of a son by her to offer funerary oblations was now extremely remote, turned on her with the words, "Slut, get out of my house." Binoda shut the door of her bedroom and lay on the bed, her tearless eyes blazing like a desert in the afternoon. When it was dark and the crows in the garden stopped cawing, she looked up into the peaceful, star-studded sky and thought of her mother and father. Only then did tears start to trickle down her cheeks. That night, she left her husband's house. No one tried to find her. She did not know at that time that she had attained the woman's greatest fortune, that her husband's salvation in the next world was secure in her womb. 10 years passed, during which Baidyanath grew wealthier and wealthier. He had now left the village and bought a large house in Calcutta. But the more his wealth increased, the more anxious he became about who would inherit it. He made 2 more marriages, each of which led only to dissension, not to a son. Soothsayers, healers, and holy men filled his house, a stream of roots, amulets, magic waters, and patent medicines. If the bones of all the goats he sacrificed at Kali Ghat had been piled high, they would have dwarfed Tambulane's victory tower of skulls. But not even the tiniest of babies, not even the tiniest bundle of bones and flesh, arrived to inherit a corner of Baidyanath's palatial estate. He could hardly eat for worry about whose son it would be who would feed off his substance after his death. Baidyanath married yet again, because human hope has no limits and there's no shortage of parents with daughters to dispose of. Astrologers examined the girl's horoscope and pronounced that the auspicious conjunctions therein were such that Baidyanath's household would quickly increase its numbers. But 6 years went by in which those conjunctions failed to become active. Baidyanath sank into despair. Finally, on the advice of Pandits learned in the Shastras, he prepared an enormously costly fertility rite. Scores of Brahmins were fed in connection with it. Meanwhile, widespread famine was reducing Bengal, Bihar, and Odisha to skin and bones, while Baidyanath sat amidst his abundant supplies and worried about who would one day eat them. An entire famished country looked at its empty platter and wondered what it would eat. For 4 months, Baidyanath's 4th wife drank water in which 100 Brahmins had bathed their feet, and 100 Brahmins, eating gross lunches and monstrous suppers, filled the municipal rubbish carts with discarded earthenware cups and plates and banana leaves smeared with curd and ghee. At the smell of the food, starving people crowded round the doors. Extra guards were employed to drive them away. One morning in Baidyanath's marble mansion, a pot-bellied sannyasi was being served with 2 seers of Mohan Bhag and 1.5 seers of milk. And Baidyanath was watching this holy meal, sitting on the ground humbly and piously, hands clasped, chadar over his shoulder. An extremely thin woman with her emaciated child entered the room. She had somehow evaded the guards and said piteously, "Babu, give us a bite to eat." Baidyanath in a flurry shouted to his servant, Guru Dayal, fearing the worst. The woman said pathetically, "Can't you give the child something to eat at least? I don't want anything." Guru Dayal came and chased off the woman and her little boy. That starving, unfed boy was Baidyanath's only son. 100 well-nourished Brahmins and 3 stout sannyasis, enticing Baidyanath with the faint prospect of the sun, went on guzzling his supplies. The end. Thank you, Vijendra. So that was the story. Hello, can you hear me? Yes, So, why did you choose the story? Any particular reason? I chose this story because, especially in relation to what's going on right now, not necessarily the lockdown, but the way people are reacting and their apathy towards just the humans around them, whether they are doctors, whether there have been some recent cases of major domestic abuse, even violence against women inside the house, or the boys' locker room incident. We
it seems so apt that amongst this whole notion of belief in unreasonable and illogical, I don't know what you would call them, just beliefs, we forget that we are human, and the empathy and the apathy that we have or should have towards other people, just as basic humans, we somehow lose them and become blinded by these notions that we have, which are, I mean, plagued by patriarchy and orthodoxy and just andhavishwas. So I've been reading a lot of that news, and this story seemed so much like an ironic relation to all the negative stuff I've read over the past few weeks. That's true. That's true. We're going through, as I call it, a churning times rather, and I hope the best will come out from this poison that is coming out now. Yes. I think we all are looking forward, because optimism is the only way out. और हमारे बस में ही और क्या है optimist होने के अलावा. Optimist and hope and events like these where we're connecting virtually. Yeah, events like these. लेकिन हम लोगों में से कुछ है जिन्होंने ये कहानियां चुनी. शायद इन कहानियों को चुनने में हमने 6 कहानियां पढ़ी, और फिर कहीं ना कहीं एक निराशा भी आती है कि जैसा कि अनु के साथ बात हो रही थी कि इतने सालों में कुछ बदला ही नहीं है. तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तकलीफ होती है बहुत और निराशा भी बहुत होती है, लेकिन फिर कहीं से कुछ ना कुछ तो होता है ठीक ठाक, जो आगे के लिए थोड़ी सी उम्मीद जगाए रखता है, कहीं एक छोटी मशाल जलाए रखता है. उसी मशाल को लिए हाथ में, let's go to our next story which I will be reading. It's called धन की भेंट. मुझे हमेशा कौतूहल में थोड़ा दिलचस्पी ज़्यादा रही है, चाहे वो अलौकिक कोई प्रसंग हो या कुछ मिस्टिक हो, थोड़ा रहस्यमय हो, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. तो ये शायद उसी टेस्ट की कहानी है. थोड़ा सा मैंने एडिट भी किया है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो मैंने देखा थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी में था, तो मैंने कोशिश की है बीच बीच में उसको सिंप्लीफाई करने की. आई होप आई डू जस्टिस टू इट. धन की भेंट. वृंदावन कुंडू क्रोधावेश में अपने पिता के पास आकर कहने लगा, मैं इसी समय आपसे विदा होना चाहता हूँ. उसके पिता जगन्नाथ कुंडू ने घृणा प्रकट करते हुए कहा, अभागे कृतघ्न, मैंने तेरे लालन पालन में जो खर्च किया है उसे चुकाकर ही ऐसी धमकी देना. जिस प्रकार का खान पान जगन्नाथ के घर पे चला करता था, उस पर कुछ अधिक खर्च न होता. जगन्नाथ के व्यवहार से ये बात जाहिर थी कि इस विषय में उन ऋषियों के आदर्श पर वो जाना पसंद करता था जो मिथ्याय पर बात किया करते थे. जब तक वृंदावन अविवाहित था, उसका निर्वाह जैसे तैसे चल रहा था, किंतु विवाह के पश्चात उसने इस सीमा से बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को, जो उसने महामय पिता ने निर्मित कर रखा था, त्यागना शुरू कर दिया. ऐसा लगता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके विचार आध्यात्मिकता से ज्यादा शरीर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, और खाने पीने की कमी से उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी और जो कष्ट सामने आते हैं उन्हें सहना पसंद न करके संसार के साधारण व्यक्तियों के आचरण का अनुकरण आरंभ भी कर चुका था. जब से वृंदावन ने अपने पिता के निर्मित उच्च आदर्श को त्यागा, तब से पिता और पुत्र में कलह प्रारंभ हो गया. इस कलह ने चरम सीमा का रूप उस समय धारण किया जब वृंदावन की पत्नी बहुत बीमार हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया. यहाँ तक का व्यवहार तो क्षमा करने योग्य था, लेकिन जब डॉक्टर ने रोगी के लिए अधिक मूल्य की दवाई का निर्णय किया, तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि डॉक्टर अयोग्य है और डॉक्टरी के नियमों से बिल्कुल अपरिचित. बस उसने उसी समय उसको मकान से बाहर निकाल दिया. वृंदावन ने पहले तो काफी अनुनय विनय की कि औषधि जारी रहे और झगड़ा भी किया, पर पिता के कान पर जूं तक न रही. अंत में जब पत्नी स्वर्ग से धार गई, तो वृंदावन का क्रोध अधिक बढ़ गया और उसने अपने पिता को उसका प्राण घातक ठहराया.
जगन्नाथ ने उसको समझाने का बहुत प्रयत्न किया। कहा, अरे तुम कैसे नासमझी की बात करते हो? अरे क्या लोग दवाई खाकर नहीं मरते? यदि कीमती दवाइयां ही मनुष्य को जीवित रख सकती तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ दादी मर चुकी है, बहू भी मर गई, तो क्या हुआ? समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से कुछ करना ही पड़ता है। वृंदावन यदि इस प्रकार दुखी और सचेत होकर वास्तविक परिणाम पर पहुंचने में योग्य न होता तो संभव था कि वो इन बातों से कुछ सांत्वना प्राप्त कर भी ले। इससे पहले मरने के समय उसकी माँ और दादी ने दवा न खाई, और दवा खाने की यह रीत बहुत पहले से इस खानदान में चली आई। नई पौध का चरित्र इतना बिगड़ चुका है कि वो पुराने ढंग पर मरना भी पसंद नहीं करते। बाद में गड़बड़ाया। जिस युग की चर्चा हम कर रहे हैं उन दिनों अंग्रेज भारत में नए नए आए थे, किंतु उस समय भी देश के बड़े बूढ़े अपनी अपनी औलाद के स्वभाव विरुद्ध ढंग पर आश्चर्य और विकलता प्रकट किया करते थे, और अंत में जब उनकी एक न चलती तो अपने मुंह से लगे हुए हुक्कों से सांत्वना प्राप्त किया। वास्तविकता यह है कि जिस समय यह मामला चरम सीमा को पहुंच गया तो वृंदावन से रहा नहीं गया, और उसने आवेश तथा विकलता के साथ अपने पिता से कहा, मैं जाता हूं। पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी समय आज्ञा दी और घोषणा करते हुए कह दिया, चाहे देवता मेरे ढंग को गौ हत्या के समान क्यों न समझे, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपनी धन संपत्ति से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, और यदि मैं तुम्हारी पाइक को हाथ भी लगाऊं तो उस व्यक्ति से भी नीच होऊंगा जो अपनी माँ को बुरे भाव से देखता है। वृंदावन के मुंह से भी आवेश में निकले। गांव के निवासियों ने अपने जैसे तैसे विचार के लंबे चौड़े वाद विवाद के पश्चात उस छोटे से परिवर्तन भरे झगड़े को संतोष पूर्वक देखा। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे सांत्वना देने का प्रयत्न कर रहा। वे सब इस विषय में सहमत थे कि केवल पत्नी की खातिर पिता के साथ झगड़ा करने का दृश्य इस युग में ही देखा जा सकता है। वे कहते थे, यदि किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से आदमी दूसरी पत्नी प्राप्त कर सकता है। अगर पिता मर जाए तो संसार भर के धन ऐश्वर्य के बदले भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वृंदावन के अलग होने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो यह कि उसके चले जाने से घर का खर्च कम हो गया। दूसरे, हृदय से एक भारी चिंता दूर हो गई। हर समय उसे इस बात का भय रहता कि मेरा बेटा मुझे विष देकर मार न दे। जब कभी वो अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठता तो यही विचार उसे विकल कर देता कि इसमें विष न मिला हुआ हो। यही चिंता किसी सीमा तक वृंदावन की पत्नी का स्वर्गवास होने से दूर हो गई थी, अब तो बिल्कुल ही न रही। जिस प्रकार घने अंधियारे बादलों में चमकीली बिजली और भयंकर तूफानी समुद्र में बहुमूल्य रत्न विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार बूढ़े जगन्नाथ के कठोर हृदय में एक निर्बलता शेष थी। वृंदावन जाते समय अपने साथ 4 वर्षीय पुत्र गोकुलचंद्र को भी ले गया। चूंकि उसकी खुराक और वस्त्रों का खर्च बहुत ही कम था, इसलिए जगन्नाथ को उससे प्रेम था। जाते वक्त वृंदावन को अपने साथ ले गया तो सबसे पहले दुख और पछतावे की अपेक्षा उसने अपने मन में हिसाब करना शुरू किया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी, इस बचत की वार्षिक रकम कितनी पहुंचेगी, और इस बचत को यदि किसी रकम का सूद समझा जाए तो उसका मूलधन कितना हो सकेगा। जब तक गोकुलचंद घर में था, अपनी चंचलता से जगन्नाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखता था। उसके चले जाने पर कुछ दिनों में ही बूढ़े को अनुभव होने लगा कि घर काटने को दौड़ता है। इसके पहले जिस समय जगन्नाथ पूजा पाठ में तल्लीन होता, गोकुलचंद से छेड़ा करता। भोजन करते वक्त आगे से रोटी या चावल उड़ा के भाग जाता, और जब आए गए लिखने बैठता तो उसकी दवात लेकर दौड़ जाता। किंतु अब उसके चले जाने पर ये सब बातें भी दूर हो गई। जीवन में प्रतिदिन की क्रियाकर्म का भार उसे अनुभव होने लगा। जब कभी गोकुल की चंचलता को स्मरण करता तो रजाइयों में उसके हाथों के छेदों या दरी पर कलम दवात से उसके बनाए हुए भद्दे चित्रों को देखता और हृदय कष्ट के मारे बैठ जाता। जगन्नाथ को अपने सोने के कमरे में एक पुरानी धोती के टुकड़े दिखाई पड़े। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह धोती थी जिसे गोकुल ने 2 वर्षों के अल्प समय में फाड़ दिया। तो जगन्नाथ ने उसे झिड़का और बुरा भला कहा, किंतु अब इन टुकड़ों को उठाकर बड़ी सावधानी से उसने संदूक में रख लिया और शपथ खाली, गोकुल उसके जीते जी कभी वापस आया तो चाहे वह हर वर्ष एक धोती फाड़े, उससे कभी रुष्ट न होगा। किंतु गोकुल को न वापस आना था न आया। गरीब जगन्नाथ दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा था और उसको खाली घर अधिक भयावना दिखाई पड़ता था। अंत में दशा यहाँ तक पहुंची कि वो चैन से घर में भी न बैठ पाता था। मध्याह्न में यानी दोपहर को
जब गांव के सब लोग अपने अपने घर में सोए होते तो जगन्नाथ नारियल हाथ में लिए गलियों में घूमता दिखाई देता। गांव के लड़के जब उसे अपनी ओर आता देखते तो खेल छोड़कर दूर भाग खड़े होते। लोगों ने उसके अनेक प्रकार के नाम रख छोड़े थे। वृद्ध उसे जगन्नाथ कहते, किंतु मालूम नहीं छोटे लड़के उसे चिड़ियाल क्यों कहते। संभव है इसका कारण यह हो कि वो चर्म शुष्क और शरीर रक्तहीन दिखता था। इस कारण से वो प्रेत आत्माओं की तरह समझा जाता था। एक दिन मध्याह्न समय जब जगन्नाथ स्वभाव अनुसार गांव की गलियों में आम के छतनार वृक्षों के नीचे अपना नारियल हाथ में लिए फिर रहा था, उसने देखा एक लड़का जो देखने में अपरिचित मालूम होता है, गांव के लड़कों का मुखिया बना हुआ और उन्हें कोई नई शरारत समझा रहा है। उसके महान चरित्र और कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सारे लड़कों ने इस बात को का नियम कर लिया था कि वह उसी की आज्ञा का अनुसरण करेंगे। दूसरे लड़कों की भांति वह वृद्ध जगन्नाथ को अपनी ओर आता देख भय से भागा नहीं, बल्कि उसके समीप जाकर चादर झाड़ने लगा। उसी समय उस चादर से एक जीवित छिपकली निकलकर वृद्ध के शरीर पर गिरी और उसकी पीठ की ओर से नीचे उतरकर वन की ओर भाग गई। भय से वृद्ध के हाथ पांव कांपने लगे। यह देखकर सब लड़के बहुत प्रसन्न हुए और उच्च स्वर में घोष करने लगे। वृद्ध जगन्नाथ बड़बड़ाता गालियां देता हुआ बहुत दूर निकल गया, किंतु वह अंगोछा जो प्राय उसके कंधों पर पड़ा रहता सहसा गायब हो गया और दूसरे ही क्षण उस अपरिचित लड़के के सर पर बंधी हुई पगड़ी के रूप में दिखा। अपरिचित लड़का इस शरारत के पश्चात दूर भाग गया था, किंतु बहुत सी बातें और सांत्वना देने के पश्चात वह वृद्ध के समीप आया। दोनों में बातें होने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? निताई पाल। घर कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं घर से भागकर आया हूं। भागे क्यों थे? मेरा पिता मुझे स्कूल जाने को कहता था। जगन्नाथ के हृदय में विचार आया, ऐसे होनहार लड़के को स्कूल भेजना कैसी व्यर्थ की बात है। वह कैसे लड़के के भविष्य के परिणाम की ओर आंखें नीचे रहने वाला पिता होगा जो इसे स्कूल भेजना चाहता होगा। थोड़ी देर पश्चात कहने लगा, अच्छा, तुम मेरे घर में रहना पसंद करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। उसी दिन से वह लड़का उसके घर पे रहने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपने वस्त्र और भोजन के विषय में इतनी निर्भयता पूर्ण ढंग से प्रश्न करने आरंभ किए जैसे उस घर में वो वर्षों से रह रहा हो। यदि कोई वस्तु उसकी इच्छा अनुसार ना होती तो वह जगन्नाथ से झगड़ा भी शुरू कर देता। जगन्नाथ अपने बेटे को डरा धमका भी लेता था, पर इसको बस में लाना सरल न था। उसकी हर बात सुनने लगा। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि जगन्नाथ ने निताई पाल को इस तरह सर पर क्यों चढ़ा रखा है। अब समझ में आ रहा था कि वृद्ध कुछ दिन नहीं तो कुछ सप्ताह का ही अतिथि है और इस बात को सोचकर बड़े दुखी होते कि उसके सिधारने से पहले उसकी संपत्ति का अधिकार यही लड़का होगा। वे सब इस लड़के से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यह निश्चय भी कर लिया कि उसे अवश्य हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, किंतु जगन्नाथ उसकी ऐसी निगरानी रखता जैसे वह उसकी पसली की हड्डी। कभी कभी लड़का धमकी देकर कहता, मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे अवसर पर वृद्ध लोभ लालच जाल बिछाकर कहता, मैं अपनी सारी संपत्ति तुमको ही दूंगा। लड़का हर प्रकार से कम आयु का था, तब भी इस बात की महत्व को खूब अच्छी तरह समझता था। गांव वाले से और कुछ न हो सकता था। उन्होंने उस लड़के के बाप के संबंध में जांच आरंभ की। उनको यह सोचकर दुख होता था कि माता पिता उसकी याद में दुखी होंगे। लड़का बड़ा चंचल है तो उन्हें इस प्रकार छोड़कर भाग आया होगा। इसे हजार हजार गालियां देते होंगे, किंतु ये सब बातें वे जिस आवेश में करते उससे ये स्पष्ट पता होता था कि वह न्याय नहीं ईर्ष्या से काम ले रहे हैं। एक दिन वृद्ध को किसी बटोही की जबान से पता चला कि दामोदर पाल अपने बेटे की खोज में समीप के गांव और कस्बों में फिर रहा है और कुछ ही समय में वह इस गांव में ही आने वाला है। निताई ने जब ये बात सुनी तो सहज भाव से उसके हृदय में प्रेम का आवेश आया और वो आकुलता की दशा में धन संपत्ति छोड़कर पिता के पास जाने को तैयार हो गया। जगन्नाथ ने उसे रोकने के लिए प्रत्येक संभव रीति से प्रयत्न किया। उसने कहा, देखो, तुम अपने पिता के पास वापस जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा। मैं तुम्हें ऐसे स्थान में छुपा दूंगा कि किसी को तुम्हारा पता नहीं मिल सकेगा, यहाँ तक कि गांव वाले भी नहीं मालूम कर सकेंगे। इस बात से लड़के के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और वो कहने लगा, बाबा, मुझे कहाँ छिपाओगे? ऐसा भला स्थान मुझे भी दिखा दो जरा सा। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यदि वह स्थान मैं इस समय दिखा दूं तो लोगों को खबर हो जाएगी। रात होने दो। बच्चों में आश्चर्यजनक स्थान की एक उत्कट लालसा होती है। निताई भी उसी तरह यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने हृदय में विचारा
कि जब मेरे पिता मेरी खोज करने के पश्चात वापस चले जाएंगे तो मैं दौड़ लगाकर लड़कों के साथ उसी स्थान पर आंख मिचौनी खेला करूंगा और कोई मालूम न कर सकेगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ और बड़ा मजा आएगा। पिता पिताजी संपूर्ण गांव छान मारेंगे और मुझे कहीं न पा सकेंगे। मध्याह्न के समय जगन्नाथ लड़के को कुछ समय के लिए मकान में बंद करके चला गया। उसके वापस आने पर निताई ने उसे इतने प्रश्न किए कि वो परेशान हो गया। अंत में जब रात हुई तो निताई कहने लगा, बाबा अब तो मुझे वो स्थान दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, अभी रात नहीं हुई, थोड़ा सब्र कर। लड़के ने फिर कहा, बाबा अब रात बहुत हो गई है, अब तो चलो। जगन्नाथ ने धीरे से कहा, अभी रुक, गांव के लोग सोए नहीं हैं। फिर एक क्षण के लिए रुका और निताई बोला, बाबा अब तो सब सो गए, आओ ना अब चले, रात बहुत जा चुकी। गरीब लड़का इतनी देर कभी न जागा था, इसलिए उसे जागे रहने में बड़ी कठिनाई पड़ रही थी। अंत में आधी रात के समय जगन्नाथ लड़के की बाह पकड़कर स्वप्निल गांव की अंधेरी गलियों में रास्ता टटोलता बाहर निकला। सब दिशाएं सूनी थी, चारों ओर सूनापन था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता तो कुत्ते भी उसके साथ मिलकर भौंकना आरंभ करते थे। निताई भय से कांप रहा था, किंतु जगन्नाथ ने उसका हाथ दृढ़ता से पकड़ा हुआ था। कई खेतों में से होकर अंत में ये लोग जंगल में प्रविष्ट हुए। यहाँ एक जीर्ण मंदिर खड़ा हुआ था, जिसमें किसी भी देवता की मूर्ति दिखाई न पड़ती थी। निताई ने उसे देखकर निराशा भरे स्वर में कहा, बस यही स्थान था। यह स्थान उसकी कल्पना से सर्वथा भिन्न था, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब से वो घर से भागा था, ऐसे कई खंडहर मंदिरों में रातें बिता चुका था। इतना होने पर भी आंख मिचौनी खेलने के लिए यह स्थान सुंदर था, अर्थात ऐसा कि उसके साथ स्थान खेलने वाले लड़के यहाँ उसकी खोज शायद नहीं कर पाते। जगन्नाथ ने फर्श के बीच एक पत्थर की सिल उठाई। उसके नीचे आश्चर्यचकित लड़के को एक तहखाना दिखाई दिया, जिसमें एक धीमा सा प्रदीप जल रहा था। भय और आश्चर्य दोनों बातें उसके हृदय पर जमी हुई। अंदर बांस की एक सीढ़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा और निताई भी उसके पीछे हो गया। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसको चारों तरफ पीतल के टोकन पड़े हुए दिखे। उसके मध्य में एक आसन बिछा हुआ था। उसके और सामने सिंदूर, घिसा हुआ चंदन और कुछ जंगली फूल और पूजा की शेष सामग्री रखी हुई। लड़के ने अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उन टोकनों में से कुछ के अंदर हाथ डाला। बाहर निकाल कर देखा तो उनमें पता चला रुपए और सोने की मोहरें भरी हुई। इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने निताई से कहा, निताई मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई अधिक संपत्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह इन पीतल के टोकनों में भरी है, और आज ये सारी चीजें मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। निताई प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, सच? तुम इनमें से 1 रुपया भी अपने पास में रखोगे? वृद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं इससे कुछ लूं तो भगवान करे मेरा हाथ कोढ़ी का हाथ हो जाए, लेकिन मैं ये संपत्ति तुम्हें एक शर्त पर दूंगा। कभी मेरा पोता गोकुल चंद या उसका पोता या पड़पोता या उसकी औलाद में से कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से होकर जाए तो तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा कि तुम यह सारी संपत्ति उसे सौंप दो। लड़के ने ध्यान से सोचा और निश्चय के साथ विचारा कि वृद्ध पागल हो गया। फिर कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। जगन्नाथ ने कहा, तो बस इस स्थान पर बैठ जाओ। क्यों? तुम्हारी पूजा की जाएगी। लड़के ने चकित होकर पूछा, यही रीत है? वृद्ध ने कहा, यही रीत है। लड़का उछलकर तुरंत आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, सिंदूर की बिंदु लगा दी और जंगली पुष्पों का हार उसके गले में डालकर मंत्रोच्चारण करने लगा। बेचारा निताई देवता की भांति आसन पर बैठा बैठा उकता गया, क्योंकि उसकी पल की नींद से भारी हो रही। अंत में घबरा कर कहा, बाबा। किंतु जगन्नाथ उत्तर दिए बिना मंत्र पढ़ता रहा। अंत में मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ। जगन्नाथ ने बड़ी कठिनाई से एक टोकन खींचकर लड़के के सम्मुख रखा और शब्द विवशता से उसके मुख से कहलवाए, मैं सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारी धन संपत्ति को गोकुल चंद कुंडू या वृंदावन कुंडू, बल जगन्नाथ कुंडू या गोकुल चंद कुंडू के बेटे, पोते, पड़पोते, उसकी औलाद की किसी व्यक्ति को जो इसका वास्तविक और योग्य उत्तराधिकारी होगा दे दूंगा। अनेक बार कहने में भोले लड़के की चेतना जाती रही और कंठ सूखने लगा। जैसे तैसे रस्म समाप्त हुई। गुफा की वायु, दीपक के धुएं और दोनों की सांस के कारण बुरी तरह बदबूदार मालूम होने लगी। निताई को अपने कंठ मिट्टी की भांति सूखा और हाथ पांव जलते हुए अनुभव होने लगे। बेचारे का दम घुट रहा था। दीपक धीरे धीरे मध्यम होता गया, यहाँ तक कि अंतिम झुका खाकर बुझ गया। इसके पश्चात अंधेरा। निताई को ऐसा लगा वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है।
उसने घबरा कर पूछा, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने निरंतर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकेगा। वृंदावन के बेटे और जगन्नाथ के पोते गोकुल चंद का नाम याद रखना। उसके पश्चात उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध और दयनीय स्वर में कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, यहाँ मुझे भय लगता है। जगन्नाथ ने उसकी परवाह ना करते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला जल्दी से रख दी। इसके पश्चात दोनों जंघाओं को मोड़कर झुका और अपने कान पत्थर के समीप ले जाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज आई, बाबा जी, बाबा जी। उसके बाद किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद निस्तब्धता छा गई। इस प्रकार अपनी संपत्ति उसको सौंपकर वृद्ध जगन्नाथ धीरे धीरे पत्थर के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। इसके बाद अपनी संपत्ति उसको सौंपकर वृद्ध जगन्नाथ ने जल्दी जल्दी पत्थर के ऊपर मिट्टी डालनी आरंभ कर दी। उस पर टूटी फूटी ईंटें और चूना रख दिया। फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास, बूटियों की जड़ें गाड़ दी। रात समाप्त हो चुकी थी, किंतु वह स्थान से हटकर घर न जा सका। रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता और सुनने का प्रयत्न करता। ऐसा मालूम होता था अब भी उस गुफा के अंदर या पृथ्वी की अथाह गहराइयों में से एक वेदना युक्त क्रंदन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा भान होता था रात में आकाश पर केवल वही एक आवाज छाई हुई है और संसार के सभी व्यक्ति उस आवाज से जाकर बिस्तरों में बैठे उससे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध आवेश में आकर और अधिक मिट्टी डाले जाता था। वह चाहता था कि उस आवाज को दबा दे, किंतु रह रहकर वह आवाज उसके कानों में आती थी। बाबा जी, हाय बाबा जी, बाबा जी। उसने पूरी शक्ति से धरती पर पांव मारते हुए चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो, सब तुम्हारी आवाज सुन लेंगे, चुप रहो। फिर भी उसे मालूम हुआ, हाय बाबा जी, हाय बापू। आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही हैं। इतने में सूर्य उदय हुआ और जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़कर खेतों की ओर आ गया। वहीं किसी ने पीछे से उसे आवाज दी, बापू। घबराहट की दशा में जगन्नाथ पीछे घूम कर देखा तो उसका पुत्र वृंदावन था। वृंदावन कहने लगा, मुझे पता चला है मेरा बेटा तुम्हारे घर छिपा हुआ है, मुझे दे दो। यह सुनकर वृद्ध के नेत्र विस्तृत हो गए, मुख चौड़ा हो गया। उसने मुड़कर पूछा, क्या कहा, तुम्हारा बेटा? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा बेटा गोकुल, उसका नाम अब निताई पाल है। मैंने अपना नाम दामोदर पाल रख लिया है। तुम्हारी मनहूसी और कंजूसी की बातें चारों ओर इतनी अधिक फैल चुकी थी कि विवश होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना संभव था कि लोग हमारा नाम लेने से भी चुप जाते। वृद्ध ने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस प्रकार कांपने लगी मानो वो वायु से किसी अदृश्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हो और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो अपने बेटे की बाह पकड़कर उसे घसीटता हुआ उस पुराने मंदिर के समीप ले गया और पूछने लगा, तुम्हें इसके अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है? वृंदावन ने उत्तर दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज अंदर से बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कहती सुनाई नहीं देती। वृंदावन ने कान लगाकर उत्तर दिया, नहीं। इससे वृद्ध जगन्नाथ की चिंता किसी सीमा तक दूर हो गई और साथ ही उसके मस्तिष्क ने भी जवाब दे दिया। उस दिन के पश्चात उसकी दशा थी कि गांव में आवारा फिरता और लोगों से पूछता, तुम्हें किसी की रोने की आवाज तो सुनाई नहीं देती? लोग उसके पागलपन पर हंसते, ठहाके लगाते। इसके बाद लगभग 4 वर्ष पश्चात जगन्नाथ मृत्युशैया पर पड़ा था। संसार का प्रकाश धीरे धीरे उसके नेत्रों के सामने से दूर होता जा रहा था। उसकी सांस अधिक कष्ट से आने लगी थी। सहसा वह विक्षिप्त अवस्था में उठकर बैठ गया। उसने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा लिए और वायु में इस प्रकार चलाने लगा जैसे किसी वस्तु को टटोल रहा है और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठा ली, मेरी सीढ़ी? उस भयानक बंदी गृह में से, जहां न देखने को प्रकाश न सांस लेने को वायु थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर फिर वह अपनी मृत्युशैया पर गिर पड़ा और जहां संसार की स्थायी आंख मिचौने के खेल पर कोई छिपने वाला कभी पाया नहीं। याद है पहली बार जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी, बहुत ज्यादा डर लगा था पढ़कर, बचपन में, अराउंड मे बी 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में। उसके बाद अडल्ट होने के बाद जब पढ़ी तब समझ में आया कि कितनी गहरी कहानी है ये। और इसका बांग्ला नाम संपत्ति समर्पण, मतलब संपत्ति का समर्पण है। और सच में इस कहानी को पढ़कर कलेजा कांप उठता है बिल्कुल। और
तो हम लोगों ने एक्चुअली समय रहते ही अपना पाठ ठीक समय से समाप्त किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कोई भी कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। प्लीज इफ यू वांट टू से एनीथिंग। So thank you. It was a pleasure. आपने ये कहानी No, thank you. It was a pleasure reading the stories, hearing the stories, more importantly. Beautiful stories, beautiful reading. Love it. एब्सोल्युटली। जैसे पता है जब कभी स्ट्राइक हो जाती थी कलकत्ते में, तो अक्सर होता था ऐसा, हड़ताल हो जाती थी या लाइट चली जाती थी, तो हम घर पे बैठ के कहानियां सुना करते थे बड़ों से, या कभी ददियाल जाना हो या ननिहाल जाना हो तो कहानियां सुना करते थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस बंद है, गृह बंद है, तो कम से कम we can do that, we can go back to our childhood. तो एक तो लॉकडाउन है, मिलना नहीं हो पा रहा है, उसके अलावा इन जनरल भी एटमॉस्फेयर कोई बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है खुश रहने के लिए, तो उस हिसाब से भी काफी जरूरी था ऐसा कुछ। one is feeling less depressed now for sure. अकेले होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन, मतलब ट्रायल पे हैं जो भी अकेले हैं mentally. Okay. But thank you, Mona. Thank you. Seriously. Thanks a lot. Thanks a lot. Everybody. Thank you. Thank you so much for joining, agreeing, getting hold of the story and reading it so beautifully, all of you. Mo, your translation was so good. When I was reading some translations, I mean, they were beautiful, no doubt, but they were very severe. They were something that probably my daughter would not read or would not identify. So I wanted to write this story, just hoping that my daughter, my 14-year-old daughter, would probably read it, identify with it, understand it, and enjoy it. Yeah, but I would say something here, which is basically, I think when these translations happened, Time back, yeah. so I think it kind of happened for that time, and now new translations must happen. Correct. With with the current lingo. lingo. आशीष जी से एक बार You can resonate. आशीष जी से मुझे पूछना है कि पोस्टमास्टर का यही वर्जन हम सबने पढ़ा एक्चुअली, पर किसने लिखा है, कुछ पता है किसका अनुवाद है? नहीं, ये वर्जन आपने नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली हुआ ये है कि कई सारे मैंने भी 3-4 इसके ट्रांसलेशंस मैंने पढ़े और सब बड़े टेक्स्ट बुक टाइप के थे। ये हमने 3-4 वर्जन्स को मिला के कुछ अपना बनाने की कोशिश की थी कि कुछ आर्टिकल का हो जाए। ये भी साउंड करा। हाँ, तो ये इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बड़ा सब कुछ टेक्स्ट बुक टाइप का था। Correct. I agree. Completely agree. इसलिए मुझे मिला के और टाइम होता मेरे पास शायद तो मैं भी अपनी ओर से ट्रांसलेट करता कुछ इसको, मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करता। और ये अनुवाद हाय, ये अनुवाद जो था दोनों, ये धन्य कुमार जैन का था दोनों। धन्य कुमार जैन। मेरा भी बहुत मन था कि मैं मूल कहानी से बैठकर ट्रांसलेशन करूं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था और मुझे तकलीफ भी हो रही थी कि बहुत ज्यादा थोड़े कड़क शब्द थे, तो आई वाज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई। थोड़ा बहुत होमवर्क किया था दोपहर को, लेकिन इट वाज नॉट फुली डन। बीच में थोड़ा सा look who's smiling at me. मस्त मजा ले रहे हैं यार, he is having good time. Yeah, sir. Thank you so much, and on this note, Thank you Mona ji. Thank you Mona. Bye guys. See you. Thank you everyone. Thank you everyone. आप सब ठीक से रहिए, खुश रहिए, बहुत काम कीजिए या कुछ भी मत कीजिए। मिलते हैं जल्द। Bye. Bye. Good night. Everyone for watching us, and please come back tomorrow at 7 p.m.
to enjoy some Ganga stories. Of course. Bye. I hope I can understand.